नमस्कार दोस्तों। चाइना काफी वर्षों से अलग अलग तरीके से भारत को कई तरीके से परेशान करने, हराने व दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नए भारत ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया है या करने वाला है। चाहे डोकलाम जैसा सीमा विवाद हो, ताकतवर फाइटर जेट्स या मिसाइल्स की क्षमता हो, समुद्री पड़ोसियों के माध्यम से घेरने की योजना हो या पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को एंगेज रखने की चाल हो, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाए गए मामले हों, व्यापार के एग्रीमेंट्स हों, भारत चाइना के हर नहले पर दहला मार रहा है। डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चीन एक लगातार तरक्की करने वाला देश है और साथ ही अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। चीन की खास बात यह है कि अगर उसे कुछ हासिल करना है, किसी और की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाना हो, दूसरे देश की सबसे खास टेक्नोलॉजी को चोरी से हासिल करना हो या इनडायरेक्टली अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना हो, चीन कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता है कि दुनिया क्या कहेगी। उसकी इमेज एक नकली और चोरी किए गए डिजाइन के प्रोडक्ट बनाने वाली देश की बन रही हो या लगातार दुश्मनों की संख्या बढ़ रही हो, चीन इन चीजों को तवज्जो नहीं देता है, इनकी परवाह नहीं करता है। चीन के लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ विवाद या डिस्प्यूट चल रहे हैं। भारत चीन का एक अहम पड़ोसी है और चीन अपने पड़ोसियों में भारत को ही अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानता है। इसलिए चीन लगातार किसी न किसी तरीके से भारत को उलझाए रखता है। पाकिस्तान के माध्यम से भारत को अनस्टेबल या अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। चीन अपनी हरकतों में सफल भी होता आया है, लेकिन मौजूदा समय में नई सरकार के सामने चीन की एक चाल भी कामयाब नहीं हो रही है। चीन की हर चाल को भारत अब समझ जाता है और उसके नहले पर अपना दहला दे मारता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उदाहरणों को। पहला उदाहरण है भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने में चालाकी। हम सबको पता है कि चीन ने भारत की कमजोरी का फायदा उठाकर अक्साई चीन हड़प लिया, लद्दाख के इलाकों पर अपनी दावेदारी बताता है, सिक्किम व अरुणाचल के कई क्षेत्रों को अपना बताता है। अब चीन कह रहा है कि सिक्किम के साथ लगते हुए बॉर्डर के सारे विवाद सुलझा लेते हैं। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगेगा कि चलो एक बॉर्डर का डिस्प्यूट तो हल हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता देखिए, चीन सिर्फ सिक्किम के इलाकों में बॉर्डर का समाधान चाहता है क्योंकि वहां पर इंडियन आर्मी इतनी मजबूती के साथ मौजूद है कि नजदीक के डोकलाम इलाके में चीन की सारी हेकड़ी निकालकर रख दी थी। चीन की कोशिश है कि इस पहाड़ी इलाके में जहां इंडियन आर्मी ऊंचाई पर मौजूद होने के कारण चीन से किसी भी हालत में नहीं दबेगी, तो चीन ने चालाकी दिखाते हुए टोटल 13 डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स के इलाकों में सिर्फ इस इलाके को सुलझाने की पेशकश की है। चीन अरुणाचल के तवांग इलाके को भी नहीं सुलझाना चाहता, ना ही अक्साई चीन इलाके की बात करता है। भारतीय सरकार व इंडियन आर्मी ने साफ तौर पर चाइना के इस खेल को समझते हुए उसे सिक्किम के इलाकों से दूर ही रहने की नसीहत दी है। दूसरा उदाहरण देखिए, ट्रेड यानी व्यापार में चीन की चालाकी। अमेरिका में ज्यादातर सामान चाइना से ही बनकर जा रहा था और इससे अमेरिका के छोटे कारोबारियों का काम बंद होता जा रहा था। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार पर काफी पाबंदियां और ऊंचे टैक्स लगा दिए, जिससे चाइनीज सामान अमेरिका में महंगे हो गए और अमेरिकन लोग अब अमेरिका में ही बना सामान खरीदने लग गए हैं। चाइना को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए अब चाइना भारत को बुरी तरह से लूटना चाहता था। इसके लिए आरसेप यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का सहारा लिया गया। इस एग्रीमेंट के तहत इसके सदस्य देशों को आपस में कई सहूलियतें देनी होती हैं, जिनमें सबसे खास है दूसरे देश से आने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं लगाना या बेहद ही मामूली टैक्स लगाना। इससे चीन को यह फायदा होता कि वह अपने सस्ते सामान से भारतीय बाजारों को भर देता। चीनी व्यापारी मालामाल हो जाते और भारतीय व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। चीन को अमेरिकी टैक्स नीति के कारण जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, वह सारा का सारा अकेले भारत से ही पूरा किया जा सकता है। पहले के समय में भारत ने इस तरह के कई समझौते किए हुए थे और उनसे जो नुकसान हुआ उनका अच्छे से इवैल्यूएशन कर लिया था भारत ने, और इसी कारण चीन की लाख कोशिशों के बावजूद भारत ने इस आरसेप एग्रीमेंट को ठुकरा दिया है, इस पर साइन करने से मना कर दिया है।
अगर यह एग्रीमेंट लागू हो जाता तो डेयरी उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो जाता और 80% किसान बेरोजगार हो जाते। भारत अब उस मुकाम को हासिल कर चुका है जहां अब वह अपनी शर्तों पर ही कोई एग्रीमेंट करता है। अब भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आता है और केवल अपने देश के नागरिकों का फायदा ही सामने रखता है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं आर्थिक मामलों की। तो आर्थिक मामले में एक और चीनी खेल देखिए। चीन को खाड़ी के देशों से तेल खरीदने व अपने सामानों को बेचने के लिए एक लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी या बहुत महंगे हवाई मार्ग से सामान पहुंचाना पड़ता था। चीन ने पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के बीच में से चाइना तक एक रोड बनाने की परियोजना बना ली। सीपेक नाम की इस परियोजना से पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि चीन ने टैक्स में रियायत भी ले ली और ज्यादातर मामलों में चाइना के कारोबारी बिना किसी टैक्स दिए आराम से इस छोटे रूट का पूरा फायदा उठा रहे थे। अब इस सीपैक रूट को बनाने में और इसकी मेंटेनेंस में बहुत अधिक खर्चा आ रहा है और चाइना ने चालाकी खेलते हुए कई बार कोशिश की कि भारत भी इसका हिस्सा बन जाए। इससे फायदा चाइना को ही होगा क्योंकि लगभग हर जगह इस रूट से सबसे सस्ता होने के कारण सामान तो चाइना का ही जाएगा, लेकिन इसको बनाने का खर्च और इसकी मेंटेनेंस जरूर भारत के साथ बांटकर चाइना अपने खर्चे को आधा कर लेता। लेकिन भारत पहले भी चाइना की चालाकी के कारण धोखा खा चुका है, इसलिए अब बिल्कुल भी किसी भी चाइनीज प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को भारत तैयार नहीं है। चाइना बार बार भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है और भारत बार बार चाइना के खेल को बंद करवा देता है। चौथे पॉइंट में बात करते हैं समुद्री क्षेत्रों से चाइना की चाल की। चाइना लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत के सभी समुद्री पड़ोसियों को सस्ते लोन्स या कर्जे में फंसाकर वहां पर अपनी नेवी के जहाज तैनात करने की कोशिश करता है। साथ ही वहां की राजनीतिक प्रक्रिया को भी चाइना के हितों के अनुसार प्रभावित करवाता है। ऐसी ही कोशिश चाइना ने मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया जैसे देशों के साथ की है, जहां पाकिस्तान के बंदरगाह यानी कि पाकिस्तानी पोर्ट्स जो हैं जैसे कि ग्वादर, वहां तक तो चाइना अपनी पैठ बनाने में सफल रहा है, लेकिन श्रीलंका, मालदीव को भारत ने अपनी तरफ कर लिया है। म्यांमार ने भले ही सस्ते लोन्स के कारण JF-17 फाइटर जेट को भी खरीदा हो, लेकिन अब वही म्यांमार सबमरीन व टॉर्पीडोज के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। चाइना ने बांग्लादेश में अच्छी पैठ बना ली तो भारत ने बांग्लादेश को अपनी जमीन पर भारतीय निगरानी रडार व दूसरे निगरानी उपकरणों को लगाने के लिए तैयार कर लिया है। चाइना ने बंगाल की खाड़ी व इंडियन ओशन में अपने नेवल शिप्स को भेजना शुरू कर दिया है, वहां पर निगरानी जहाज और सबमरीन्स को लाना शुरू कर दिया है। तो भारत ने इसका तोड़ निकालने के लिए रशिया के साथ मिलकर सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एंटी शिप वेरिएंट तैयार कर लिया है, जो किसी भी जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बैराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी नेवी के जहाजों पर लगवा दिया है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार में नेवल बेस बनाकर व अमेरिका से P-8I एयरक्राफ्ट लेकर हर तरह की सबमरीन व जहाजों को अपनी निगरानी के दायरे में कर लिया है। अब तो भारत ने फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज को भी बना लिया है, जिससे कहीं भी किसी भी रेंज की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने व दुश्मन पर ताकतवर मिसाइल से अटैक करने की काबिलियत भी हासिल कर ली है। साथ ही एक से बढ़कर एक निगरानी वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च करके चाइना की सभी गुपचुप हरकतों को ट्रैक करना व इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। पांचवें पॉइंट में बात करते हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत चाइना के हर खेल में चाइना को ही मात दे रहा है। भारत के आंतरिक मामले J&K को लेकर चाइना व पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली तक पहुंच गए। हालांकि भारत ने आज तक चाइना के अधीन आने वाले इलाकों जैसे कि हांगकांग आदि के बारे में कभी कोई दखलंदाजी नहीं की है। पाकिस्तान को सिर्फ चाइना से ही उम्मीद थी और चाइना पाकिस्तान में अपने सीपैक जैसे इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस चला तो जरूर गया, लेकिन भारत का यह बढ़ता हुआ रुतबा ही है कि भले ही चाइना के पास वीटो अधिकार हो, चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो, फिर भी चाइना सिर्फ एक बंद दरवाजे में बिना किसी रिकॉर्ड के एक इनफॉर्मल मीटिंग ही करवा पाया। और उस मीटिंग में भी भारत की तरफ से पक्ष रखने के लिए अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे वीटो आधार रखने वाले देश मौजूद थे। पाकिस्तान व चाइना को फिर से एक बार इस खेल में मात मिली है। चाइना इससे पहले भी पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी मसूद अजहर को कई बार वीटो करके यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित आतंकवादी बनने से बचाता रहा है,
लेकिन बाद में भारत के दबाव में मसूद अजहर को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर ही दिया। 6th पॉइंट में बात करते हैं चाइनीज व इंडियन मिलिट्री की। चाइना भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका से चुराई हुई ड्राइंग्स व टेक्नोलॉजी के आधार पर J-20 नाम का एक स्टेल्थी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का दावा करने लग गया। लेकिन जब इंडियन बॉर्डर्स के नजदीक से J-20 ने उड़ान भरी तो भारतीय सुखोई 30 MKI ने इसे आसानी से ट्रैक करके इसके स्टेल्थी होने का मजाक बना दिया। चाइना का फाइटर जेट नहीं चल पाया तो चाइना ने रशिया से 24 Su-35 फाइटर जेट खरीदे। इसके जवाब में भारत 250 से भी ज्यादा की संख्या वाले Su-30 MKI बेड़े को ही सुपर सुखोई या कहें Su-35 लेवल का बना रहा है। फाइटर जेट्स की क्वालिटी और ताकत के मामले में इंडियन एयरफोर्स चाइना से आगे है और इसी को और आगे ले जाने के लिए 36 अति आधुनिक राफेल जेट्स भी खरीद रहा है, जिनमें मीटियोर और स्कैल्प जैसी वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स व स्पेक्ट्रा जैसा बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम लगा है। चाइना ने रशिया से 250 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल से लैस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लिया तो भारत ने खुद का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी रेडी है। इजराइल से स्पाइडर व बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया और अब चाइनीज S-400 की काट के लिए 380 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स के साथ रशिया से S-400 सिस्टम भी लिया जा रहा है। चाइना ने रशियन डिजाइन को JF-17 नाम से पाकिस्तान को देकर इसकी लोकल असेंबली लाइन पाकिस्तान में लगवाई तो बदले में काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़े तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट को ऐसी उड़ान मिली कि अब भारत स्वदेशी तौर पर फाइटर जेट्स भी बनाने लग गया। तेजस 1A, तेजस मीडियम वेट फाइटर या MK2 वेरिएंट, तेजस नेवल वेरिएंट, MCAS स्टेल्थी 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत में फाइटर जेट्स का एक पूरा इकोसिस्टम ही तैयार होने वाला है। चाइना ने भारत को जिस भी मामले में छेड़ा हो, भारत अब उसके हर नहले पर अपना दहला मार रहा है। मेड इन इंडिया के तहत तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है ताकि जल्दी ही दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना को रिप्लेस कर सके। भारत में हर बड़ी कार कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग चुके हैं और हर बड़ी मोबाइल कंपनी को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ रही है, फिर चाहे वो चाइनीज कंपनी ही क्यों ना हो। भारत में बना सामान ही भारत में बिकने से ना सिर्फ भारतीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है बल्कि साथ ही फॉरेन करेंसी भी बच रही है। चाइना ने पाकिस्तान को आगे रखकर भारत को खूब परेशान करवाया, लेकिन नए भारत का दबाव देखिए कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ लोन्स या कर्जों पर ही निर्भर रहने को मजबूर हो रही है। कुछ मामलों में चाइना अभी भी भारत से काफी आगे है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोगों को हर तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है जो चाइना के लोगों के पास नहीं है। चाइना जिस भी मामले में भारत को दबाने की कोशिश करता है वहीं पर उसे मुंह की खानी पड़ रही है। दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइना के हर खेल पर अब भारतीय दहला पड़ रहा है या अभी भी चीन अपने खेल में कामयाब हो रहा है? अपनी राय और अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।